लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको बना लिया था, ठीक है। और कि हमने उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन समझ ली थी कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ पे हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ पे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ पे हैं और एफ ब्लॉक कहाँ पे हैं, ठीक है ना। ये सारी बात जो है हमने लास्ट लेक्चर में कर ली थी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। सो अब आज हम क्या करें? आज हम एक सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम टॉपिक में और आगे बढ़ेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं एक कॉन्सेप्ट की, विच इज कॉल्ड इफेक्टिव, या इसको इससे भी पहले मैं 1 मिनट शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं जो कि आपको बुक में टर्म तो मिलेगी लेकिन समझाई नहीं होगी, ठीक है ना। सो इसलिए पहले हम शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट को समझ लेते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो ये जैसे न्यूक्लियस है और ये हमारी आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है। यहां पर न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट शेल। अब इस आउटर मोस्ट शेल में जो है इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ये जो हमने लिखा, ठीक है। सो अब है क्या कि इस न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा? न्यूक्लियस पे जो चार्ज होगा, ठीक है, वो उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है ना, न्यूक्लियस पे चार्ज उतना ही होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है। सो न्यूक्लियस का जो चार्ज होगा एक तरह से वो जेड प्रोटॉन्स के बराबर होगा। एम आई राइट? ठीक है। सो हमारे इस इलेक्ट्रॉन तक न्यूक्लियस का अभी जो है पूरा चार्ज पहुंच रहा है, मतलब न्यूक्लियस पूरे अच्छे तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन जितने नजदीक आएगा उतना जो है न्यूक्लियस का चार्ज इस पे ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन जो है तब ज्यादा चार्ज फील करेगा या तो न्यूक्लियस पे ही चार्ज ज्यादा हो, तब ये ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा। दूसरी बात, या तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के नजदीक हो, तब ये चार्ज ज्यादा फील करेगा। सही बात है? दोनों बातें सही, यस और नो? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्लियरली? यस सर। क्योंकि जब आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो मेरे को यार डर लग जाता है कि मेरे बच्चे समझ भी पा रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, हाँ। अच्छा, सुनो अब मेरी बात। अब यहां पर अभी तो बिल्कुल अच्छी स्थिति, लेकिन बात क्या है कि मान लो मान लो कि यहां पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन्स और हैं। मान लो यहां भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहां हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हैं, इर्द गिर्द हैं इसके, तो ऐसे में हम लोग, सॉरी, होगा क्या कि ये जो न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन तक कम पहुंच, मानव ज्योत बाद में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन तक कम पहुंचेगा। कम क्यों पहुंचेगा?
देखो पहली स्थिति को हम यहाँ पे बना लेते हैं ताकि कंपैरिजन हो जाए कि भैया जब जो है कोई भी नहीं है तो सीधे सीधे पूरा जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो जो है बाहर तक पहुंचेगा, इस इलेक्ट्रॉन तक जो है बाहर आउटर मोस्ट शेल तक पूरा पहुंचेगा। ठीक है। सो मतलब अगर इस पे चार्ज जैसे हमने Z कहा एटॉमिक नंबर के बराबर, सो इट फील्स Z चार्ज, यहां तक Z चार्ज जो है पहुंच रहा है। लेकिन यहां पे क्या होगा कि जो कुछ जो चार्ज है वो अंदर वाली शेल्स में जो है वो रोक देंगी, वो शील्ड की तरह काम करेंगी। सो मतलब बहुत कम चार्ज जो है वो बाहर इलेक्ट्रॉन तक पहुंच पाएगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो कि काफी चार्ज जो है अंदर वाली शेल्स जो है वो उसकी शील्डिंग कर देंगी। ठीक है। शील्डिंग कर देंगी मतलब जैसे कि गर्मी का मौसम है और अगर आप बिल्कुल आसमान के नीचे खड़े हैं तो आपको सिर पे बहुत गर्मी महसूस होगी बॉडी में जो है, ठीक है ना। लेकिन वहीं पे अगर आप पेड़ के नीचे चले जाते हैं तो क्या होगा, आपको ठंडक महसूस होगी। मतलब पेड़ के जो पत्ते हैं, सुन लीजिए, पेड़ के जो पत्ते हैं वो जो हैं शील्ड का काम करते हैं सन और आपके बीच में। इसकी वजह से सनलाइट जो है आप तक कम पहुंचेगी और पेड़ के पत्ते जितने घने होंगे उतने ज्यादा प्रोटेक्टेड रहेंगे सनलाइट से। सही बात है कि नहीं? एम आई सेइंग इट राइट के नहीं? ठीक है। तो यही यहां पे हो रहा है कि ये जो सन है ये अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स की शेल्स हैं ये पत्तों की तरह काम कर रहे हैं और जितने ज्यादा ये घने होंगे उतना जो है हमारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक चार्ज जो है कम पहुंचेगा। मतलब इसको कह सकते हैं कि feels charge less than Z। ये तो Z फील कर रहा है लेकिन ये लेस देन Z कर रहा है। समझ रहे हैं बात? क्योंकि अंदर की शेल्स जो है एज शील्ड आ गई है। ठीक है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? सो अब न्यूक्लियस पे तो चार्ज Z है लेकिन जितना हमारा ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जितना ये चार्ज जो है हमारा एक्चुअल में फील करता है उसको कहते हैं हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब फील्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको कि हम कहते हैं जेड इफेक्टिव। ठीक है। मतलब एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा चार्ज फील किया जाता है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इस स्थिति में वो जेड से कम है, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज से कम नहीं। आयुष्मान, वो इसी के लिए वैलिड नहीं है। जैसे अगर मैं अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की भी बात करूं, सुनो सुनो नकुल, मैं बता रहा हूं, अंदर वाले तो इसको ये शील्ड कर रहे हैं, इसको ये शील्ड कर रहे हैं। ठीक है। इस वाली शेल को ये शील्ड कर रहा है। तो ऐसे आप ये समझ लीजिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो चार्ज है जो कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन के द्वारा फील किया जाता है और जनरली ये न्यूक्लियर चार्ज से थोड़ा कम होता है। आई बात समझ में? ठीक है। मतलब एक्चुअल में न्यूक्लियस का चार्ज पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन नहीं फील कर पाते क्योंकि अंदर की शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको शील्ड कर देते हैं। तो जो चार्ज जो है एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन फील करता है, हाँ, एवरी इलेक्ट्रॉन फील्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है। चलिए हटा दें इसको। मतलब अगर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियर चार्ज फील करेगा, लेकिन अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हर एक इलेक्ट्रॉन जो है इफेक्टिव करेगा। ठीक है।
अच्छा, अब इतनी सी बात आपको एक तो समझ में आ गई, लेकिन अभी भी मामला है। अभी आपको एक बात देखनी है, एक बात का ध्यान दीजिए। जो एस ऑर्बिटल्स होते हैं, एस ऑर्बिटल जो है, अगर ये न्यूक्लियस है तो एस ऑर्बिटल जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है, देखो। और जो पी होता है वो इस तरीके से डंबल शेप के होते हैं, सही बात है। और जो डी होते हैं वो होते तो डबल डंबल है, लेकिन वो काफी स्पाइक्ड होते हैं, ये देखिए, समझ रहे हैं। एस ऐसा होता है, पी ऐसा होता है, डी ऐसा होता है। अब दूसरी बात ये भी है कि एस न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होता है, पी थोड़े दूर होता है, डी और दूर होता है। क्या आप मेरी बात समझते जा रहे हैं? तो पहली बात तो ये है कि जो डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस है ना, वो एस का सबसे कम होता है, देन पी, देन डी, देन एफ, सही बात है। एक ही अगर शेल की बात करें हम, अभी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर से बाहर निकले हैं, तो अगर एस वन एस सबसे नजदीक होगा, या टू एस सबसे नजदीक, फिर टू बी, ऐसे ही थ्री एस सबसे नजदीक, देन थ्री पी, देन थ्री डी, सही बात है। तो न्यूक्लियस से जो दूरी है एस की सबसे कम है, देन पी की, देन डी की, देन एफ की। आपको बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब अब आप मुझे एक बात बताएं, एक बात। जैसे आपके घर में बल्ब जो है, आप बल्ब को ऑन करें, ठीक है, और अगर बल्ब को आप हाथ के अंदर घेर के रख दें, ऐसे बंद कर दें, ठीक है ना, एक बल्ब है, बल्ब को आपने ऐसे घेर अंदर रख दिया, तो क्या उसकी लाइट बाहर जा पाएगी? बहुत कम जाएगी, बहुत कम जाएगी, सही है, बहुत कम जाएगी ना। सुनो, लेकिन सुनो, लेकिन वही हाथ है, अब हमने बल्ब से थोड़े दूर कर दिए हाथ, तो क्या होगा? लाइट थोड़ी बाहर जाएगी। और दूर कर दें तो और ज्यादा जाएगी। इज इट ओके? मतलब आपके हाथ का साइज नहीं बढ़ घट रहा है, लेकिन जितना आप अपने हाथ को बल्ब से दूर करेंगे, उतनी लाइट जो है बल्ब की बाहर निकलेगी। वही बात यहां पे भी वैलिड होती है कि जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस को घेर के बैठा है वो तो सबसे ज्यादा शील्डिंग करेगा, जो थोड़ा दूर है वो कम करेगा, जो और दूर है वो और कम करेगा, सही बात है। तो न्यूक्लियस से दूरी जो है मैटर करती है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि शील्डिंग और स्क्रीनिंग पावर जो है वो एस की सबसे ज्यादा है, देन पी की, देन डी की, देन एफ की। एक ही शेल की बात कर रहे हैं, एक ही शेल के, ठीक है। अगर एस होंगे, पी होगा, डी होगा, एफ होगा, तो एस क्योंकि न्यूक्लियस से सबसे नजदीक है, तो ऐसे में एस की जो स्क्रीनिंग पावर है वो सबसे ज्यादा है, देन पी, देन डी, देन एफ। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? देख लें आप बोर्ड पे। चलिए, बहुत बढ़िया। कृतिका को समझ में आ गई, पूर्वी को आ गई, कृष को आ गई, नाइस नाइस नाइस, ठीक है ना। बस रिस्पॉन्सिव रहिए जो है क्लास में, ठीक है ना। यस, प्रियांश को आ गई, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिव रहिए, ठीक है। रिस्पॉन्स देते रहोगे, मुझे बढ़िया लगेगा, मुझे आपका नाम याद होगा, ठीक है ना। नाम याद होगा तो ही काम बनेगा, ठीक है, सुनते जाओ। अब अब बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नकुल ने सही कहा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब बात फिर से आते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। इफेक्टिव
न्यूक्लियर चार्ज विच इज कॉल्ड जेड इफेक्टिव। ठीक है, ओके। द एक्चुअल चार्ज felt by electron is called effective nuclear charge. So Z effective is actually Z minus sigma. Z effective is Z minus sigma. Sigma, देखो Z effective effective nuclear charge, Z is actual nuclear charge. Sigma is called screening constant. ठीक है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट मतलब जो स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट है। हाँ, आयुष्मान कह रहा है नाउ व्हाट इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट। एक्चुअल में स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो है, एक कांस्टेंट हमने वैल्यू निकाल दी कि भैया इस इलेक्ट्रॉन को शील्ड कितने इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं। ये एनवायरनमेंट के कारण है, एनवायरनमेंट के कारण है कि भाई जैसे जो अंदर वाले, मैंने डायग्राम बनाई थी कि बाहर वाले को अंदर वाले कितने शील्ड कर रहे हैं। कि जैसे मान लो किसी का, सुन लो, किसी का एटॉमिक नंबर है 15, किसी का एटॉमिक नंबर 15, लेकिन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को 12 का ही चार्ज फील हो रहा है, 12 ही चार्ज फील हो रहा है। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट कितना हो गया? 3। मतलब 3 चार्ज ऐसा है, 3 प्रोटॉन्स का चार्ज ऐसा है जिसको कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स ने शील्ड कर लिया। क्या आप मेरी बात समझ गए? भाई मान लो न्यूक्लियस पे चार्ज जो है 15 प्रोटॉन्स का है, 15 प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, लेकिन बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो है अंदर वाली शील्डिंग की वजह से जो है सिर्फ 12 चार्ज फील कर रहा है। तो इसका मतलब सिग्मा कितना हो गया? 3। क्या आपको मेरी बात समझ में आई वैसे स्क्रीनिंग कांस्टेंट के बारे में? आयुष्मान को समझ में आ गई? सर थोड़ा सा फिर से रिपीट करोगे लास्ट वाला? ठीक है, अच्छा। अब एक बात यहां पर तो सुन लो मेरी बात। देयर आर सम रूल्स, सुन लें। देयर आर सम रूल्स विच आर कॉल्ड स्लेटर रूल्स। स्लेटर रूल्स हैं। स्लेटर रूल्स हमें ये बताते हैं कि इस स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी क्या। स्लेटर रूल्स जो है हमें ये बताते हैं कि इस स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी क्या। ठीक है, लेकिन मैंने जो है क्वेश्चंस नहीं देखे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हुए स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालने वाले। इज इट ओके? मैंने मतलब 10-15 साल में एक भी क्वेश्चन नहीं आया जिसमें कि ये कहा गया हो कि इसके मतलब स्क्रीनिंग कांस्टेंट कितना है। तो इसलिए वो आपकी बुक में भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालते कैसे हैं इसको स्किप कर देते, हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इज इट ओके और नॉट? आप बोलोगे मैं निकालना सिखा दूंगा। ठीक है,
आप बोलोगे मैं निकालना भी सिखा दूंगा, बट इट विल टेक टाइम, ठीक है। तो वो आज का लेक्चर ले लेंगे, लेकिन आपको क्वेश्चंस उसके मिलेंगे नहीं, और क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं, एनसीईआरटी भी नहीं पूछेगा, ठीक है। हाँ चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो मैं ऐसा करूंगा, मैं आपको उसकी थ्योरी दे दूंगा, ठीक है, आपको मैं नोट्स दे दूंगा उसके, तो आपने एक बार रीडिंग लगा लेनी है, ठीक है ना। यू विल गेट कि हाउ स्लेटर रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। जेडी ली में मुझे नहीं लगता है, ठीक है, मुझे नहीं लगता जेडी ली इंडियन एडिशन में तो नहीं है, ठीक है, इसीलिए ऑथर ने वो निकाल दिए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एटॉमिक स्ट्रक्चर में है, वहां हो सकता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हो सकते हैं, डन। चलिए तो अब हम, नहीं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट इज नॉट सेम फॉर ऑल, लक्ष्य अलग अलग के लिए अलग अलग होगा। जैसे एस का स्क्रीनिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा, पी का कम होगा, डी का और कम होगा। इज इट ओके? ठीक है। हाँ हाँ, मैं लेक्चर की मैंने अभी डाउनलोड पे लगाई थी, तो अब डाउनलोड हो गया होगा तो मैं करूंगा। हाँ, स्लिटर रूल नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने तभी आप लोगों से पूछा, ठीक है ना, कि भाई मुझे बता दो कि करने हैं कि नहीं, तो आपने मना किया, एंड आते भी नहीं है, ठीक है ना। सो इसलिए जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात पे ध्यान दीजिए। अब हम बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की, जिनको हम कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? टॉपिक का नाम है ना, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? ऐसी प्रॉपर्टीज जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो है वापिस रिपीट करती हैं अपने आप को, जैसे घड़ी की सुइयों में होता है, सेम टाइम जो है एक रेगुलर इंटरवल के बाद आ जाता है। सो दे आर कॉल्ड द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। समझ रहे हैं बात? जैसे घड़ी में होता है कि सेम टाइम जो है आ जाता है, ठीक है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद, ठीक है। मैं अभी मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, मैंने कहा यार घड़ी की जो सुइयां ऐसे ही आई जो है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये घड़ी में 12 तक ही क्यों होते हैं यार? जो डिजिट्स हैं 24 तक हो जाए तो और बेटर हो जाएगा, दिन और रात खुद ही लग जाएगा पता। नहीं, मतलब जो हमारे घर में घड़ियां लगी होती हैं वो 12 घंटे वाली होती है ना, ठीक है, 24 वाली भी होनी चाहिए ना, ठीक है। मतलब फिर तो वो जैसे डिजिटल में होता है 24 वाली होती है, 24 और 12 आप खुद चूज करते हो, तो वैसे 24 घंटे वाली भी बने। हाँ मैं समझ गया, बट जैसे अगर 24, वो डिजाइन भी अच्छा लगेगा, मतलब दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू सी नॉर्मली। घड़ी का साइज क्यों बड़ा होगा? डिजिट्स छोटे हो जाएंगे, और क्या, 24 तक करने हैं, धीरे धीरे हम उसके लिए भी हैबिचुअल हो जाएंगे, है ना। अच्छा, तो चलो बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब यहां पर सबसे पहली, अच्छा सुनो, तो सबसे पहले जो है हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी, मैंने कहा जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहीं है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मेन जड़ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की ये ही। आप देखो, आप देखो, मिनट्स में प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, मिनट्स एडजस्ट हो जाएंगे, मिनट्स भी एडजस्ट हो जाएंगे, मिनट की सुई भी तेज चले, उसमें क्या है, मिनट की सुई तेज चले, ठीक है, रेशियो तो एडजस्ट कर सकते हैं ना, ठीक है, और क्या, ठीक है। चलिए ध्यान दें आप। तो बस मेरे दिमाग में ऐसे आया यार, ठीक है ना, कि भाई देयर शुड बी। अच्छा, सुनो अब, तो मैं ये कह रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखो, हाइड्रोजन की 1s1 है, फिर हीलियम पे गए 1s2 हो गई, फिर उसके बाद हम लोग लिथियम पे आए,
2s1 होगी, फिर 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 5, 6, फिर से 3s1 होगी सोडियम पे। मतलब अगर आप ग्रुप में देखें 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट्स आफ्टर सर्टन इंटरवल। करती है कि नहीं? करती है ना। ये S1 कॉन्फ़िगरेशन जो है रिपीट कर रही है, वैसे ही S2 भी रेगुलर इंटरवल के बाद करती है। ठीक है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने आप को रिपीट करती है, ठीक है, इसी वजह से प्रॉपर्टीज भी अपने आप को रिपीट करती। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होना इज द कॉज ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब वन बाय वन हम उन सब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं। सो चलिए देखते हैं वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। सो सबसे पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो है दैट इज एटॉमिक रेडियस। एक सर आपका माइक ऑफ है। एटॉमिक रेडियस को कैसे डिफाइन करेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। सही बात है, पीरियोडिक ट्रेंड, पीरियोडिक प्रॉपर्टी सेम। ठीक है, सर आपका माइक तो सर ऑफ था। अब डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऐसे डिफाइन करोगे, लेकिन अब इसमें एक लफड़ा है, सुनते जाइएगा। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज स्टिल इन फाइनाइट डिस्टेंस। पढ़ा कि नहीं? हमने जो नया मॉडल पढ़ा उसमें पढ़ा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस तक मिल सकता है। तो ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि भाई एक एटम का रेडियस कितना होगा? नहीं कर सकते पता, नहीं कर सकते ना। सो सुन लो, क्योंकि हम नहीं पता कर सकते, ठीक है, हर एक का इन्फिनिटी लिखना पड़ेगा, तो ये तो गलत बात हुई। ठीक है, तो इसलिए कुछ तरीके निकाले गए। भाई देखो, एक्चुअल तो निकाल ही नहीं सकते आप, एक्चुअल की तो बात हम यहां पे खत्म कर दे कि एटॉमिक रेडियस आप नहीं निकाल सकते, खत्म बात। एटॉमिक रेडियस खत्म, एक्चुअल एटॉमिक रेडियस आप नहीं निकाल सकते। लेकिन उसके बाद कुछ
छोटी छोटी टर्म्स इजाद की गई, भाई कुछ तो करो यार, कुछ तो करो ताकि जो है साइजेस का पता लगे। तो एटॉमिक रेडियस के 3 पार्ट्स किए गए। कोवलेंट रेडियस, ठीक है, मेटालिक रेडियस और वैंडरवाल्स रेडियस। ठीक है, सो ये 3 पार्ट्स जो है किए गए। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कोवलेंट रेडियस की, कि भाई ये कोवलेंट रेडियस क्या है। एक मिनट, the half of closest distance between centers of two atoms bonded covalently. Is it okay? अभी यहां पे समझा देता हूं। देखो, कोवलेंट बॉन्ड होता कैसे है, जैसे दो एटम्स हैं तो ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, तो मान लो इट इज एटम ए, इट इज एटम ए, सो इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज डी ए। सो आर कोवलेंट जो होगा ऑफ ए इज इक्वल टू डी ए बाय 2। बोलो बेटा जी, समझ आई मेरी बात? आर कोवलेंट इज डी ए बाय 2। ठीक है, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? हाफ ऑफ द डिस्टेंस कोवलेंटली, क्योंकि कोवलेंट में ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होती है। ठीक है ना, सो इन दो एटम्स के सेंटर्स का हाफ, तो यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो आर कोवलेंट होगा। ये हो गया आर कोवलेंट ऑफ ए। समझ आ गई आपको बात? लेकिन सुनो, लेकिन होता क्या है कि दुनिया में सारे एटम्स जो है कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते हैं। डी ए इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ ए एंड ए, दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा, हर कोई एटम जो है कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है, तो इसलिए आप हर एक का कोवलेंट रेडियस कैसे निकालोगे? तो हर एक का कोवलेंट रेडियस कैसे निकलेगा, इसके लिए जो है देयर वाज फॉर्मूला गिवन। ठीक है, सो फॉर्मूला कैसे दिया गया? शूमेकर एंड स्टीवनसन फॉर्मूला। इन्होंने क्या फॉर्मूला दिया? इन्होंने कहा कि भाई
अगर मुझे ए और बी के बीच का निकालना है, ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास स्पेस कम हो रही है तो मुझे ये मिटाना पड़ेगा। सो सुन ले, जैसे मान लो देर इज ए एटम, देर इज बी एटम, दोनों के रेडियस अलग है, बट इनका डिस्टेंस हमें पता है, वी नो द डिस्टेंस, दिस इज डी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सो अगर हमने यहां पर इट इज इक्वल टू रेडियस, कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए, कोवेलेंट रेडियस ऑफ बी, ठीक है ना, एंड माइनस 0.09 डेल्टा एक्स। एंड व्हाट इज दिस डेल्टा एक्स? सुन लें, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी है, आर कोवेलेंट ए, आर कोवेलेंट बी, आप जानते हैं। डेल्टा एक्स इज एक्चुअली डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है आप आगे पढ़ोगे इसी टॉपिक में, तो तब ये आपको जो है क्लियर हो जाएगा। बट ये जो रेडियई हैं ये सारे, ये यूनिट्स इनके आंगस्ट्रॉम में होंगे, इन सभी के जो यूनिट्स हैं वो आंगस्ट्रॉम में होने चाहिए, ठीक है ना। तो आपका 0.09 डेल्टा एक्स जो है आ जाएगा। क्या बेटा जी आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया? मैंने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी हम टॉपिक में पढ़ेंगे, 2 लेक्चर्स के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगा, ठीक है। तो तब जो है ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, बट अभी आप फार्मूले को रखें अपने पास, नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है ना। सब कुछ मैंने समझा दिया, ठीक है। बाद में इस फार्मूले को जो है थोड़ा मॉडिफाई भी किया गया, ठीक है, और फॉर्मूला दिया गया पॉलिंग एंड स्टीवनसन फार्मूला, ठीक है। अब इसमें क्या था? सी ए एंड सी बी आर कॉन्स्टेंट्स, वो आपको नहीं जानने हैं, अगर क्वेश्चन भी आएगा तो, ठीक है। वैसे ऐसे क्वेश्चंस कम ही आते हैं, इस फार्मूले पे बहुत कम आते हैं, बट मेडिकल वगैरह से ये पूछे जा सकते हैं, तो आप नोट रखें अगेन यहां पर, ठीक है। ये फार्मूला, अगेन ये वैल्यूज जो है आंगस्ट्रॉम में है, फार्मूला आपके सामने है, ठीक है। सो 2 फार्मूले जो है हमारे पास आ गए, किसके? कोवेलेंट रेडियई निकालने के। बेटा जी समझ आ रही है आपको बात? समझ आ रही है? चलो कृतिका को समझ में आ रही है, नाइस नाइस, ओके, नोट कर लिया आपने? ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट इज वेंडर वॉल रेडियई। एक मिनट, द सेकंड वन इज
वैन डर वाल्स रेडियस। सो अब ये वैन डर वाल्स रेडियस क्या है भाई, देखो सुनते जाइए डेफिनेशन। डेफिनेशन ध्यान दीजिएगा, अभी नहीं, अभी मैं पढ़ के बता रहा हूं, अपने आप आपको फील आ जाएगी। सुनो, द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एटम्स इन सॉलिड स्टेट बिलोंगिंग टू डिफरेंट मॉलिक्यूल। देखो यहां पे आप देख लो, जैसे मान लो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये एक सपोज अगेन ए एटम है, ये ए है, ठीक है, ये A2 मॉलिक्यूल है, और सुन लो ये भी A2 मॉलिक्यूल ही है जो सॉलिड स्टेट में साथ साथ में। ये दो A2 मॉलिक्यूल है बेटा जी, समझते जाइए। तो इनका यहां से यहां का डिस्टेंस तो हमने पढ़ लिया कि भाई हाफ ऑफ डिस्टेंस जो है यहां तक जो है, इट विल बी R कोवलेंट ऑफ A। सही बात है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स बॉन्डेड थ्रू दिस। लेकिन एक A2 मॉलिक्यूल दूसरे A2 मॉलिक्यूल से जब वेंडरवॉल फोर्स से, वेंडरवॉल फोर्स मतलब जिसको कहते हैं ना वीक फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जैसे अभी वो भी पढ़ेंगे हम अगले टॉपिक में स्टेट्स ऑफ मैटर में। लेकिन अभी आप मान लो कि जैसे दो दो बॉल्स हैं, तो ऐसे जो है वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हुई है सॉलिड स्टेट में, मतलब जैसे पैक हो गई। तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का हाफ जो है ये वाला, इट इज कॉल्ड आर वेंडरवॉल ऑफ ए। सुनते जाइए, अभी मैं समझा रहा हूं। देखो जैसे ऑक्सीजन गैस है, तो एक O2 मॉलिक्यूल है, ये दूसरा O2 मॉलिक्यूल है, आपने उसको सॉलिड कर दिया, तो क्या होगा, O2 के साथ O2 मॉलिक्यूल चिपक जाएगा। ये ऑक्सीजन अलग एटम मॉलिक्यूल से बिलोंग करती है, ऑक्सीजन अलग से करती है। तो जब ये चिपके होंगे तो इनके डिस्टेंस का जो हाफ होगा, दैट विल बी आर वेंडरवॉल, मतलब दिस डिस्टेंस हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, यहां तक का डिस्टेंस जो है समझ में आ गई बेटा जी कि नहीं। इसमें ओवरलैपिंग नहीं है, इनमें ओवरलैपिंग है, कोवलेंटली बॉन्डेड में ओवरलैपिंग है। ठीक है कनिष्क जी, मैंने कहा कि जो दो एटम्स हैं, ठीक है ना, ये मतलब एक तरह से आप ये कह लो कि ये मान लो यहां पर इनके बीच का जो डिस्टेंस है, अब मैं अगर इनके बीच के डिस्टेंस को DAA कहूं या A' कह दूं अब इस टाइम पे, सो आर वेंडरवॉल ऑफ ए इज DA' अपॉन 2। इज इट ओके? कनिष्क को समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा, और अब मेरी बात सुन लो, इसको भी मैं कह दूं, यहां पे ध्यान दीजिए आप बोर्ड पे, ये मान लो ये डिस्टेंस अब है DAA,
ये डी ए डैश है, ये डी ए। आप बताओ इनमें से बड़ा कौन है, इस डिस्टेंस में से दोनों में से बड़ा कौन होगा? ए डैश वाला बड़ा होगा, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग हो गई है, ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस है। तो ऐसे ही इसका हाफ इज, क्योंकि अपना आर कोवलेंट इज हाफ ऑफ डी ए। तो ऐसे में हम कंक्लूड कर सकते हैं कि आर वेंडरवॉल जो है वो बड़ा होगा आर कोवलेंट से। आर यू गेटिंग इट? मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है बेटा जी? समझ में आ रही है आपको? गुड गुड, वेरी गुड, सुनते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल, बढ़िया बढ़िया करण, नाइस, आयुष्मान। Z in formula, Z is atomic number। Z तो कहीं नहीं था, इक्वल टू के साइन को Z तो नहीं समझ लिया तूने? इक्वल टू के साइन को Z तो नहीं समझ लिया? अच्छा, नेक्स्ट इज मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस, सुन लो। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स bonded through metallic bond। तो जैसे दो एटम्स है मान लीजिए ये, तो इनमें क्या है, जैसे ए एंड ए हैं, तो अगेन इसको हम डी ए डबल डैश एंड डी ए डबल डैश ले लें, तो ऐसे में आर मेटालिक इज डी ए डबल डैश अपॉन डी ए डबल डैश, ए सॉरी, अपॉन टू दिस। ये मेटालिक बॉन्ड से जुड़े हैं, मान लो जैसे मेटल, कॉपर कॉपर, सोडियम सोडियम, पोटाशियम पोटाशियम, ऐसे जुड़े हुए हैं। सो इनके डिस्टेंस का हाफ। संचित जी, इंडिविजुअल एटम का रेडियस नहीं निकाला जा सकता, ये मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में प्रवचन पास ऑन कर दिया था आप लोगों, है ना? तो सुनो, तो अब मैं अगर तीनों रेडियई में बात करूं, तो आर वेंडरवॉल सबसे बड़ा होगा। आप देख रहे हो उसमें ये एटम सेपरेटेड थे, आर मेटालिक उससे कम, और आर कोवलेंट सबसे कम। क्योंकि कोवलेंट में ओवरलैपिंग होती है, मेटालिक में ओवरलैपिंग नहीं है, इसमें तो अंदर ही घुस जाते हैं, ठीक है ना? सो इन रेडियई का ऑर्डर बच्चों ये रहेगा, आर वेंडरवॉल सबसे ज्यादा, फिर आर मेटालिक एंड आर कोवलेंट सबसे कम। ठीक है, क्लास के स्टार्टिंग में बच्चे ज्यादा होते हैं, बीच में जो है मिस कर जाते हैं, ठीक है ना? ऐसा क्यों हो रहा है? स्टार्टिंग में जो है 55-60 थे, इस क्लास में अब 48 बच गए, तो 6-7 जो है वो गोली दे रहे हैं पेरेंट्स को, ठीक है ना, कि हम क्लास लगाते हैं, और हर क्लास में ऐसा ही होता है। हाँ, अटेंडेंस लगाने के लिए आते हैं,
और उसके बाद गायब हो जाते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से, पता है क्या है, इस तरीके से यू कैन नॉट, आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, बिकॉज दैट मीन्स यू आर, आप, हाँ बस संडे को पेटीएम है, तो यू आर ट्राइंग टू इम्प्रेस योर पेरेंट्स या यू आर ट्राइंग टू इम्प्रेस अस, ठीक है। हाँ ऑनलाइन होगी, पेटीएम विल बी ऑनलाइन, ठीक है। तो आप जो है इम्प्रेस करने के लिए करोगे ना यार, देखो ऐसे ही पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, ठीक है, और उसमें भी अगर आप चीटिंग पे आ गए, इट इज हिलेरियस रिजल्ट। ये थोड़ी है कि हर बार पास ही करते जाएंगे यार, हम ही कंडक्ट करेंगे, ठीक है। आपकी तो घर में खुद पेरेंट्स ही कर लेंगे फिर पेटीएम कंडक्ट, पीटीएम के बाद, लेकिन अदरवाइज यहां से तो हम ही करेंगे, ठीक है। सही बात है। वो कौन है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बाद, रिपीट कर दो, सारा लेक्चर हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बाद, ठीक है। अब वीडियो लेक्चर देखना, सुनो, ठीक है। अभी अभी बुक्स के बारे में कुछ नहीं, अभी भी सुन लो, सुन लो। अच्छा, तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो आप। सो चलिए, अभी मैं देख रहा हूं लोगों का जो है, लोग पहले उनसे ये करेंगे, फिर क्लास की टाइमिंग बढ़ाएंगे। क्या बुक का क्या बोल रहे हो? देखो बुक मैंने बोल दिया, जेडी ली अभी आप ले लो, ठीक है, और अभी उतनी ही काफी है, ज्यादा बुक्स के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है ना। द सक्सेस विच यू अचीव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बुक्स यू हैव, इस बात को याद रखना। जो सबसे कम बुक्स यूज करेगा उसका रिजल्ट सबसे बढ़िया है, ये मैं आज बता दे रहा हूं, ठीक है। फिनिक्स का पैकेज अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, ठीक है। हमें लगता है, ठीक है, हमें लगता है कि किताब आपको लॉजिक को बढ़ाएगी, जो मैं कह रहा हूं ना, जो मैं करके दे रहा हूं, ठीक है ना, वो आपको 10 किताबें इकट्ठी करके नहीं मिलेगा। सो इसलिए आप मेरी बात को समझे, ना कि ऐसे चले। इज इट ओके? चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, ठीक है। ओके बाय बाय। तो संडे राइड होगी, मौसम पे डिपेंड करेगा। अब हम तो आएंगे, मैं सेंटर तक तो आऊंगा, आपका वेट करूंगा 6 बजे से लेके 6:05 तक, ठीक है। 6:05 पे हम लोग निकल जाएंगे, हाँ मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा। इज इट ओके? पीटीएम होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है, उसके बाद पीटीएम अटेंड कर लेंगे, उसमें क्या है, ठीक है। चलिए बाय बाय, गुड नाइट। और टाइम छोड़, वो हम बता देंगे।